हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग का नया एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ है, केडी सिंह नारायण पावर्ड बाई आकाश। इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी को फिजिक्स का, केमिस्ट्री और बायो का रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। और जितने भी यहाँ पर आपके टॉपिक हैं उनका अच्छे से रिवाइज होगा। फिजिक्स में आज हम आपको रिवाइज कराएंगे 2D मोशन, यानी कि वेक्टर, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन एंड फोर्स एंड फ्रिक्शन, ठीक है ना। इतने को हम लोग यहाँ पर टॉपिक को कवर करेंगे। और ये जो टॉपिक है इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं, जो कि नीट में पूरी उम्मीद है कि उसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हम लोग के PYQ हैं, कुछ इसमें NCERT के क्वेश्चन है और कुछ इसमें एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। यानी ये पूरा आपका NCERT बेस ही है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर से क्वेश्चन है और PYQ से क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करिए, पूरा चैप्टर आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्जाम के आने में बिल्कुल आपके हेल्प करेंगे। जो भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है ना। तो बने रहिएगा चैनल पे देर तक और पूरे क्वेश्चन करके ही इसको आप लोग पूरे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये वेक्टर का पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है उस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन करने से पहले आप उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द करेक्ट ऑप्शन अबाउट वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में आपको बताना है ये कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब वेक्टर को हमको यहाँ पर घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है वेक्टर a माइनस बी बराबर a प्लस बी। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पर एडिशन है। तो पहले तो ये देखो ध्यान से, यहाँ पर a माइनस बी है, क्या इसको a प्लस बी लिख सकते हैं। यहाँ पर a माइनस बी को क्या a प्लस बी लिख सकते हैं। ये तो सब्ट्रैक्शन है, ये एडिशन है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। a प्लस बी का मतलब है वेक्टर एडिशन और ये क्या है a माइनस बी मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, a माइनस बी बराबर b माइनस ए। क्या a माइनस बी यानी वेक्टर a में से b को घटाएं या वेक्टर b में से a को घटाएं, क्या ये दोनों बात सही है। तो ये बात गलत है। आपको मालूम है वेक्टर जो है वो अगर a माइनस बी करेंगे, तो अगर मान लेते हैं कोई वेक्टर हमारा a है, इस डायरेक्शन में ये वेक्टर a है और कोई वेक्टर b को बना लेते हैं। चलो अगर ये मान लेते हैं वेक्टर b है, ठीक है ना, वेक्टर b है, तो वेक्टर a माइनस बी करना है यानी वेक्टर a में वेक्टर b को माइनस करना है। तो अगर हम लोग वेक्टर b को हमने बना लिया ऐसा, वेक्टर b हमारा ये है, बोला जा रहा है a माइनस बी करो। a माइनस बी का मतलब हुआ वेक्टर a में वेक्टर b को सब्ट्रैक्ट करना है। तो वेक्टर a तो ऐसे रहने दो, है ना, और ये ट्रायंगल मेथड जो हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें वेक्टर माइनस लिखना है, ये जो वेक्टर b है वो माइनस वेक्टर b है और कोई भी वेक्टर माइनस होने का मतलब है नेगेटिव वेक्टर। अगर ये पॉजिटिव b है तो इसका नेगेटिव b हमारा इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ये माइनस b वेक्टर हो जाएगा। तो इस वेक्टर के हेड पे इस वेक्टर को माइनस b इधर लगाएंगे, तो ये हम लोग का माइनस वेक्टर b हो गया, ठीक है ना। और रिजल्टेंट बनाने के लिए इसके टेल के इसको हेड से मिला देंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो ये हमारा वेक्टर a माइनस बी कहलाता है, ठीक है ना, a माइनस बी। तो ये हमारा a माइनस बी होगा, जबकि b माइनस ए का मतलब हुआ वेक्टर b में से वेक्टर a को घटाना है। तो वेक्टर b हमारा इस डायरेक्शन में था, ये हम लोग का वेक्टर b हो गया और वेक्टर a को यहाँ पर माइनस करना है। तो माइनस वेक्टर a का डायरेक्शन ये प्लस है, तो इसका माइनस वेक्टर हमारा हो जाएगा इसके जस्ट अपोजिट। तो इसका जस्ट अपोजिट इधर बना देंगे ऐसे, तो ये वेक्टर हो गया माइनस वेक्टर a। अब यहां से इसको मिला देंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा और इस रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग बोलेंगे वेक्टर b माइनस वेक्टर a, ठीक है। तो जिस वेक्टर में माइनस साइन होता है वो नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। जो भी हम लोग उसका डायरेक्शन लिए उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे और उस वेक्टर में जाके हम लोग वहां पर उसका एरो लगा देंगे, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं,
ए माइनस बी बराबर ए प्लस माइनस बी। हाँ बिल्कुल ये बात सही है। और इसका फिगर देखो कैसे बनाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए माइनस बी। चलो तो ए माइनस बी अभी हम लोगों ने बनाया था, तो यानी कि वेक्टर ए में हम लोग कौन सा वेक्टर जोड़ेंगे, माइनस बी। तो वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी ऐड कर दो। और एडिशन में हम लोग को मालूम है दो हम लोग मेथड पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, एक है पैरेललोग्राम मेथड और एक है वेक्टर में हम लोग ट्रायंगल मेथड। तो ट्रायंगल मेथड में वेक्टर के हेड पे, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ते हैं। तो पहला वेक्टर हमारा एड हुआ, पहला वेक्टर ए हुआ, और इस वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर जो कि माइनस बी वेक्टर है उसका यहाँ पर हम लोग टेल जोड़ेंगे। तो पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल वहां पर जोड़ेंगे और माइनस बी जोड़ दिया। अब रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिलाने पे रिजल्टेंट मिलेगा, यानी ये हमारा रिजल्टेंट होगा। और ये रिजल्टेंट क्या कहलाएगा, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। ठीक है ना, तो ये सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो आंसर इसका थर्ड होगा, थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा भाई, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम है, क्वेश्चन अच्छा है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है और एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में दे रखा है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। बोला जा रहा है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, a wind starts blowing after some time with speed of 12 मीटर पर सेकेंड in east to west डायरेक्शन। पहले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, दिया है जो रेन है वो फॉलिंग वर्टिकली, पहले रेन फॉलिंग वर्टिकली है, तो ये अगर हम लोग रेन बनाए ऐसे, तो रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में नीचे गिर रही है। और इसकी स्पीड कितनी है, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन, ये एक्चुअल वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड में दे रखा है। ठीक है ना, वर्टिकली डायरेक्शन में यहाँ पर विंड रेन गिर रही है। विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। चलो अगर हम लोग इस डायरेक्शन को ईस्ट बोले तो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में हमारी विंड फ्लो कर रही है। तो जो डायरेक्शन है विंड की, यानी वेलोसिटी ऑफ विंड, ये हमें दे रखा है कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड। तो अब जाहिर सी बात है जो रेन की यहाँ पर जो एक्चुअल वेलोसिटी थी वर्टिकल डायरेक्शन में, विंड चलने से अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब बोला गया है इन विच डायरेक्शन फ्रॉम वर्टिकल शुड बॉय वेटिंग एट बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो जो एक बॉय है जो कि यहाँ पर हम लोग इसको बना देते हैं, यहाँ पर एक बॉय है, एक बॉय यहाँ पर खड़ा हुआ है और पहले रेन जो है नीचे उसके वर्टिकली डायरेक्शन में नीचे की ओर गिर रही है। अब बोला है किस डायरेक्शन में ये मैन या बॉय जो है अम्ब्रेला को होल्ड करेगा। तो रेन से बचने के लिए अम्ब्रेला लगाएगा और अम्ब्रेला हमेशा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर लगाएंगे। यानी कि जो रेन की वेलोसिटी है विंड जब चल रही है उस समय जो उसका डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला लगाएंगे। तो रेन पहले ऐसे चाहिए, हवा चली, तो इसका मतलब अब इसका रिजल्टेंट बना लें। तो देखो ये विंड की वेलोसिटी है, ये रेन की वेलोसिटी है, तो अब रेन जो है अगर इसको पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ेंगे तो रेन की विंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बनेगी। ये हमारी कौन सी वेलोसिटी हो गई, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन जब विंड चल रही है ना। अब ये यानी कि अब जो मैन है उसके ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में रेन की वेलोसिटी दिखाई पड़ेगी ऐसे। तो मैन को चाहिए कि वो अम्ब्रेला जो होल्ड करे, अम्ब्रेला जो होल्ड करे वो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में करना चाहिए। यानी कि अम्ब्रेला मैन को इस डायरेक्शन में लगाना चाहिए ऐसे, जिससे कि ये रेन इसको भीगा ना पाए। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया। अम्ब्रेला का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ रेन विंड, है ना। ये जो रेन है और विंड है इसके रिजल्टेंट वेलोसिटी जो आई है इसके अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला को यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा। तो ये हमारा डायरेक्शन होगा।
तो ये डायरेक्शन किधर है, अगर हम लोग वर्टिकल से डायरेक्शन देखें तो ये जो एंगल यहाँ पर थीटा होता है वही यहाँ पर एंगल बनता है थीटा, यानी वर्टिकल से थीटा एंगल पे इसको होल्ड करना चाहिए। किस डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए, तो ईस्ट डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए। तो वेस्ट वाला ऑप्शन हटा दो, ईस्ट डायरेक्शन में होल्ड करेगा, ठीक है ना। अच्छा एंगल पूछा गया है तो हम लोग यहां से tan थीटा से निकाल सकते हैं, एंगल निकालना है। चलो देखें, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर में वेलोसिटी ऑफ विंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। विंड की वेलोसिटी कितनी है 12 और ये वैल्यू 35, 12/35 है ना, लगभग 0.3, लगभग 0.3 इसका आंसर आएगा और ये टुवर्ड्स ईस्ट होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो वेक्टर का ये अच्छा एग्जांपल है, जब रेन पहले वर्टिकल डायरेक्शन में थी, हवा चलेगी तो अब उसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा रेन का वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। जो पर्सन यहाँ पर खड़ा होगा वो उसका अम्ब्रेला का जो डायरेक्शन होगा, ये जो वेलोसिटी आई है रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला का यहाँ पर डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। तो अम्ब्रेला इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे बना देंगे। वर्टिकल से एंगल मतलब ये वाला एंगल, हमको यहाँ से एंगल बताना था थीटा, तो ये एंगल हम लोग यहाँ थीटा से बता सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इफ ए इज द यूनिट वेक्टर विद मैग्नीट्यूड ऑफ ए, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड को हम लोग ये बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, देन द यूनिट वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इफ ए इज अ यूनिट, ये वेक्टर है, ये यहाँ पर हटा दो। इफ ए इज अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड ए एंड द यूनिट वेक्टर ए कैप इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, हमको इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू बतानी है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्सिस में जब हम लोग इसको बनाते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई डायरेक्शन वाले वेक्टर को हम लोग जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस वाले वेक्टर को हम लोग के कैप यानी कि के, ये आई जे के यूनिट वेक्टर है जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हमको किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालना होता है, तो देखिए भाई, वेक्टर का यूनिट वेक्टर तो कोई भी वेक्टर हो, जैसे मान लेते हैं वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए जो होता है उस वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम लोग ये लिखेंगे, और इसका डायरेक्शन होता है, यानी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने में हमको मैग्नीट्यूड चाहिए और उसका डायरेक्शन को हम लोग यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर यूनिट वेक्टर यहाँ पर हम लोग लिखें तो ए कैप लिख सकते हैं, कहीं कहीं पर एन कैप लिखा होता है, क्वेश्चन में जो दिया होगा वो लिखा जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर स्मॉल ए कैप दिया है तो इसको स्मॉल ए कैप करेंगे, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन में होगा उसका यूनिट वेक्टर वहाँ लिखेंगे। तो ये किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन से। डायरेक्शन जो होता है वो यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो उसी प्लेन में होता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी पूछा गया है कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, यानी ए कैप क्या वैल्यू हमें निकालना है। यूनिट वेक्टर को निकाल लेंगे कैसे, तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये हमारा यूनिट वेक्टर कहलाता है, ये यूनिट वेक्टर कहलाता है ना। तो क्वेश्चन में ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा आंसर सही होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर आप निकाल सकते हैं, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना आसान है। आप उसका वेक्टर लिखिए अपॉन उसके मैग्नीट्यूड को लिखिए। जैसे मान लें अगर आपको क्वेश्चन में मान लो कोई ऐसा दिया हो, वेक्टर ए का वैल्यू मान लेते हैं आई प्लस जे प्लस के दिया है ना। पूछा गया है कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो ए कैप कैसे निकालेंगे, ए कैप वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो वेक्टर ए में तो यही पूरा वैल्यू लिखेंगे, आई प्लस जे प्लस के अपॉन मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट करेंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ पर सभी वैल्यू 1 लिखेंगे क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो सारी वैल्यू 1 1 करके लिखेंगे। यानी हमारा पास जो आंसर आएगा वो आएगा आई प्लस जे प्लस के बाई √3,
ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगा हम लोग के पास। ठीक, तो यूनिट वेक्टर निकालना ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है और ध्यान रखिएगा कैसे निकाला जाता है। ठीक, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर दिया है वेक्टर ए, ये हमारा एक वेक्टर है। वेक्टर ए को यहां पर फिल इन द ब्लैंक करना है। तो फिर से देखो क्वेश्चन वही है, ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया, ये हमारा वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है। कैप जिसके ऊपर लिखा होगा यूनिट वेक्टर कहलाता है, तो एन कैप लिखा है तो यानी ये वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, ये डायरेक्शन बताएगा, है ना। तो डायरेक्शन बताने का काम यूनिट वेक्टर कहता है और जो मॉड वैल्यू होता है वो मैग्नीट्यूड बताता है। तो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट जब करते हैं, अभी बताया आपको, उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए जिसको मॉड से लिखते हैं और उसमें डायरेक्शन होना चाहिए जिसको यूनिट वेक्टर से लिखते हैं। तो मॉड यहां पर होगा तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए फोर्स इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। चलिए, तो ये हमने हॉरिजॉन्टल मान लिया और एक फोर्स यहां पर है 60 डिग्री पे। तो ये जो फोर्स है वो 60 डिग्री पे है, इंक्लाइन है 60 डिग्री पे। चलो यहां पर हम लोग इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे और इस वाले एक्सिस को वाई एक्सिस बोलेंगे। अब बोला गया है इट्स अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 50। तो इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब एफ एक्स डायरेक्शन में जो वैल्यू है वो कितनी है, 50 है, 50 न्यूटन है। इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में जिसको बोलेंगे एफ वाई डायरेक्शन में फोर्स का वैल्यू क्या होगा। वर्टिकल डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू क्या होगी। चलिए निकालते हैं भाई। तो जो हमें एक्स डायरेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स दिया है उसका वैल्यू 50 है। तो कंपोनेंट करना आपको मालूम होगा। कंपोनेंट जब भी हम लोग करते हैं तो ध्यान देखें, जिस तरफ एंगल होगा उस तरफ उसका जो कंपोनेंट आता है वो कॉस थीटा में लिखा जाएगा। मतलब जो एफ एक्स है, एफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा, एफ कॉस 60, है ना। चलिए यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 50, एफ की वैल्यू नहीं मालूम है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू आ गया हमारे पास 100 न्यूटन। यानी ये जो फोर्स है वो हमारा कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। हमें ये फोर्स नहीं बताना, हमें क्वेश्चन में इसका वर्टिकल डायरेक्शन वाला फोर्स बताना है, यानी वाई डायरेक्शन का फोर्स निकालना है। वाई डायरेक्शन में फोर्स जो होगा, जो कंपोनेंट आता है, देखो एक तो कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे आएगा जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट जिसको वाई एक्सिस पे यहाँ पर लिख रहे हैं एफ वाई, ये आएगा हमारा साइन थीटा, एफ साइन 60। तो दो कंपोनेंट बनते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स कॉस थीटा और एक वाई एफ साइन यहाँ पर थीटा जो कि 60 है। एफ की वैल्यू हम लोग निकाले हैं 100, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ऑप्शन यहाँ पर चेक करते हैं तो 50√3, तो 50√3 का वैल्यू 1.7, 87 के करीब आंसर आएगा। तो 87 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है भाई। तो ये कंपोनेंट करना यानी वेक्टर में कंपोनेंट करना, तो आप ध्यान से देखें किस एक्सिस से यहाँ पर एंगल बन रहा है। जिस एक्सिस से एंगल बनेगा उस तरफ के डायरेक्शन में हम लोग कॉस थीटा लेंगे और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ वेक्टर a बराबर b + c एंड द वैल्यू ऑफ a b c आर 13, 12 एंड 5 देन द एंगल बिटवीन a एंड c। तो क्वेश्चन में एंगल निकालना है। आप ध्यान से देखना भाई, नीट में एंगल के क्वेश्चन जरूर आते हैं। वेक्टर में किन्हीं दो वेक्टर के बीच के एंगल निकालने को पूछते हैं। एंगल को निकालने के लिए हमेशा डॉट प्रोडक्ट का यूज करना है ना। तो किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल पूछा जाए तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यानी a.b बराबर ab cos थीटा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में वैल्यू दिया है, यहाँ पर a बराबर b + c दे रखा है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है और इसमें वैल्यू दे रखा है। और जब भी क्वेश्चन में ये 13, 12, 5 इस टाइप का कोई वैल्यू दिया है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यानी अगर कहीं पर वैल्यू 3, 4, 5 हो या 6, 8, 10 हो या 5, 12, 13 हो, है ना, तो ये सब राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। तो कभी कभी आपको ध्यान में रखना होता है कुछ डाटा,
तो अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो आप समझ जाना कि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। चलो जरा इस वेक्टर को इसको बना के देखते हैं। वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस सी है। हमने माना ये हमारा वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, और इसमें कौन सा वेक्टर ऐड करेंगे, प्लस सी। तो वेक्टर सी को हमने इधर बना दिया, ये हमारा वेक्टर सी हो गया, वेक्टर सी। अब रिजल्टेंट क्या होगा, ए। वेक्टर ए जो है वो हमारा रिजल्टेंट कहलाएगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया वेक्टर ए, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर को। अब क्वेश्चन में बताना है एंगल बिटवीन ए एंड सी। तो ये हमारा वेक्टर ए है और ये सी, ये एंगल बताना है। जब भी किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल देखना होता है तो या तो दोनों के हेड के बीच का एंगल देखो या दोनों के टेल के बीच का एंगल देखें। तो हमें ए और सी के बीच का एंगल निकालना है। तो हमेशा जब भी किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो उनके हेड देखो कहाँ मिल रहे हैं या उनके वहां पर टेल मिल रहे हो। तो हमारे ए और सी का यहाँ पर हेड मिल रहा है, यानी ये जो एंगल होगा इसको थीटा मान लिया। ये एंगल पूछा जा रहा है, इसी का वैल्यू पूछा गया है। सी का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में 5 है, बी का वैल्यू यहाँ पर 12 है और यहाँ पर ए का वैल्यू 13 है। ठीक है, तो यहां से कॉस लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू, ध्यान से देखो भाई, थीटा जो होता है, थीटा के सामने का जो एंगल होता है, जो ये लेंथ होगा, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, ये हमारा बेस हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ। ठीक, तो ये परपेंडिकुलर। कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस हमारा हो गया 5, हाइपोटेनस हो गया हमारा 13। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू 5/13 या थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5/13 आएगा। ये आंसर इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर बात, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान देंगे, जब भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान रखेंगे। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन होता है कि ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इसको भी हम लोग निकाल सकते थे। अगर मान लो ए और बी का बीच का एंगल देखें तो ये हमारा ए का टेल और ये हमारा बी का टेल, ये एंगल जो होगा वो हमारा अल्फा मान लेते हैं, इसको अल्फा मान लिया। तो ये अल्फा एंगल हो गया ए और बी के बीच का एंगल। तो ए और बी के बीच का एंगल अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पर अल्फा से निकालना पड़ेगा। चलो फिर से देखते हैं, और यहाँ पर कोई भी वैल्यू निकाल लें। चलो कॉस में ही निकालें, कॉस अल्फा बराबर बेस अपान हाइपोटेनस, है ना। अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो 12/13 ये किसका एंगल होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये आंसर आएगा। तो किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो आप उन पे फिगर को देखो, जहां पर दोनों के हेड मिल रहे हो वो एंगल होगा, या जहां पर दोनों के टेल मिल रहे हैं वो उनका एंगल होगा। जरा अगर ध्यान दें, बी और सी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल क्या होगा। तो बी और सी को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपको लग रहा होगा कि ये एंगल हमारा बी और सी का एंगल है, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक वेक्टर बी का हेड मिल रहा है और वेक्टर सी का यहाँ पर टेल मिल रहा है, तो ये एंगल नहीं लेना है। बी और सी का एंगल कौन होगा, तो इसमें या बी या सी को थोड़ा सा रिप्लेस करो, थोड़ा सा यहाँ डिस्प्लेस करेंगे। तो वेक्टर बी को थोड़ा आगे बढ़ा दो और वेक्टर सी को यहीं पर रहने दो। अब देखो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल जो कि अभी कितना दिख रहा है, 90 डिग्री, यानी π/2। तो बी और सी का एंगल जो होगा वो ये एंगल बनेगा। थोड़ा सा बी को डिस्प्लेस करना आगे, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्प्लेस करेंगे, जहां दोनों का टेल दिख रहा है वो एंगल कराएगा बी और सी का। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें किन्हीं दो वेक्टर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो उनका फिगर बना के आप एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अगर किन्हीं दो वेक्टर का एंगल निकालना होगा तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वहां से एंगल आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ यूनिट वेक्टर ए एंड बी हुज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज थीटा। तो देखो ध्यान से, वेक्टर के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे ज्यादा दिक्कत जो स्टूडेंट को होती है वो उसकी लैंग्वेज होती है। यानी कि आपको नीट में आपको सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब एग्जाम में देने जाते हैं या क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उस समय दिक्कत होती है क्वेश्चन की लैंग्वेज। और वेक्टर में तो ये खासकर दिक्कत करता है, क्योंकि वेक्टर की जो सबसे ज्यादा दिक्कत करती है वो उसके क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, वो नहीं समझ में आता। आप हर एक बात को ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा। बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन बस उसको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है
फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ यूनिट वेक्टर। तो पहले तो ध्यान दो, क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ऑफ यूनिट वेक्टर ए एंड बी। तो दो वेक्टर यूनिट वेक्टर है, वेक्टर ए, इसका यूनिट वेक्टर ये ए हो गया, और ये हमारा बी जिसका यूनिट वेक्टर बी कैप हो गया। तो एक यूनिट वेक्टर ए कैप और दूसरा यूनिट वेक्टर बी कैप, और इनके बीच का डिफरेंस यानी माइनस कर दें, और इसका वैल्यू निकालना है, मतलब मॉड निकालना है, ये हमको निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, ये वैल्यू कितना आएगा। तो मॉड किन्हीं दो वेक्टर का मॉड देखो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ पर ए और बी क्या है, ये ए और बी हमारे क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर उनको बोलते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पर 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 2a 1 b 1 और cos थीटा। एंगल नहीं दिया, ये निकालना है, ठीक है ना। हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2 माइनस 2 cos थीटा, 2 माइनस 2 cos थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, 2 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, ठीक है ना। ये हमारा आ गया वैल्यू। अब क्वेश्चन में cos थीटा यहाँ पर है लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो चेक करते हैं। तो cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, इसको याद रखना है। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला आपको यहां पर ट्राई करना है। तो जहां पर cos थीटा है उसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर दें। चलो इसको यहां पर पुट करके आंसर करेंगे। तो 2 ऐसे रहने देते हैं, 1 ऐसे रहने देते हैं, cos थीटा की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे, माइनस साइन आगे है तो इसको ध्यान रखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सही है, ठीक है। ये माइनस यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कट जाएगा, और यहाँ पर बचेगा हमारा। तो ये जो बचेगा वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको देखिए। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है सब्ट्रैक्शन का, वो आ रहा है अंडर रूट 2 और 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। 2 2 होके 4, अंडर रूट 4 मतलब 2 हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में हो गया साइन थीटा बाई 2, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इसका राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो डिफरेंस, अगर यूनिट वेक्टर का डिफरेंस अगर देखेंगे, दो यूनिट वेक्टर के डिफरेंस और उनके बीच का अगर एंगल थीटा हो तो 2 साइन थीटा बाई 2 आता। लेकिन अगर यहाँ पर सम होता, यानी दो यूनिट वेक्टर का सम का वैल्यू क्या आता है, यानी क्वेश्चन में ये बोला जाता है a प्लस बी, ये अगर वैल्यू निकालना होता तो ये वैल्यू सेकंड ऑप्शन में आ जाता, तो ये वाला वैल्यू हमारा सेकंड ऑप्शन आता, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसको इस तरह निकाल देंगे, यहाँ पर भी ये वैल्यू ऐसे निकाल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है भाई, बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर। A motor boat is racing towards north at speed 25 km per hour and the water current in the region of 10 km per hour in the direction of 60 degree east of south. The resultant velocity of boat, हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी बोट की बतानी है। वेलोसिटी किसकी बतानी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगी। तो पहले तो यहाँ पर डायरेक्शन बनाते हैं। मोटर बोट का डायरेक्शन नॉर्थ है। जब भी क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट साउथ का है तो पहले तो आप इसको इस डायरेक्शन में ऐसे बनाते हैं। अगर इसको हम लोगों ने नॉर्थ लिया है तो नॉर्थ के बाद इस साइड में ईस्ट लिखेंगे, इस साइड में साउथ लिखेंगे, इधर वेस्ट लिखेंगे। यानी NESW हमेशा क्लॉकवाइज में लिखना है, क्लॉकवाइज में लिखना है ना, तो डायरेक्शन कभी गलत नहीं होगा। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे बनाना है। किस नॉर्थ को आप यहाँ बनाएंगे तो ईस्ट को इधर बनाना होगा, फिर ऐसे घुमाते जाएंगे, क्लॉकवाइज में रोटेट कर देंगे इसको ऐसे। तो डायरेक्शन आप किसी का भी बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में हम लोग बना रहे हैं मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो मोटर बोट की डायरेक्शन हम लोग नॉर्थ के में ले लिए। वेलोसिटी ऑफ बोट, मोटर बोट का डायरेक्शन है
नॉर्थ में जो कि 25 किलोमीटर पर आवर दिया है। वाटर करंट इन द रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये क्या है, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब क्या होता है? ईस्ट ऑफ साउथ यानी कि जो एंगल होगा वो साउथ से ईस्ट की तरफ एंगल 60 लेना है। हमेशा इधर से पढ़ेंगे उल्टा। ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब साउथ से एंगल ईस्ट की तरफ लेना है 60 डिग्री। तो अगर ये नॉर्थ है तो हम लोग का ये डायरेक्शन ईस्ट होगा, ये हमारा साउथ होगा, ये हमारा वेस्ट होगा। ईस्ट ऑफ साउथ, तो साउथ से ईस्ट की तरफ चले, साउथ से ईस्ट की तरफ चले मतलब ये डायरेक्शन जो होगा हमारा, ये डायरेक्शन हो गया ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, और ये एंगल हमारा हो गया 60 डिग्री। ये एंगल कहां से लेना है, ये ध्यान देना है। ईस्ट ऑफ साउथ मतलब एंगल कहां से लेना है? साउथ से। कितना एंगल लेना है? 60 डिग्री। ठीक है ना? ठीक है। तो मोटर बोट का जो है वेक्टर है नॉर्थ की तरफ, और ये हो गई हमारी वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट यानी W, वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट VW। तो दो वेक्टर हो गए, देखो ध्यान से। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकलेगा? तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको, तो दो वेक्टर दिख रहे हैं आपको, एक वेक्टर दिख रहा है VB और दूसरा वेक्टर VW। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? ये एंगल आपको दिखेगा। अच्छा, ये एंगल 90 है और ये 60 है, तो ये 30 होगा। तो ये टोटल एंगल हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री हुआ। तो नॉर्थ ये वाला वेक्टर VB और VW दो वेक्टर हैं। VW का वैल्यू है क्वेश्चन में 10 और VB का वैल्यू है 25। रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट देखो ध्यान से। रिजल्टेंट दोनों वेक्टर जो कि कितने एंगल पे है? 120। तो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे तो VB का स्क्वायर प्लस VW का स्क्वायर प्लस 2VB VW cos 120। ठीक है ना? चलिए वैल्यू पुट करते हैं। VB का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 25, का स्क्वायर करेंगे। VW का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 10, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2VW और भी इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, और cos 120 माइनस 1/2 होता है, इसको अंडर रूट में करेंगे। माइनस 1/2 में ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 25 का स्क्वायर 625, 725 और 250 यहाँ पर माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा 625 प्लस 100 माइनस 250। अंडर रूट में ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, तो 725 में से 250 घटाएंगे, ठीक है ना? तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 475 अंडर रूट में आएगी। अंडर रूट 475 लगभग 22 के आसपास आएगा। 22 के पास आएगा तो ऑप्शन यहां पर कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा 22। ठीक है ना? तो दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एंगल कैसे निकालेंगे? अब चूंकि वो डाटा थोड़ा, एंगल का डाटा कैसे निकालेंगे? तो एंगल कैसे निकाल सकते हो? फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ बोट, बोट से डायरेक्शन निकालना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें बोट का ये डायरेक्शन, तो इसका एक कंपोनेंट इधर बनाएंगे और एक कंपोनेंट इधर बनाएंगे। ठीक, जो ये कंपोनेंट होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वाटर का दो कंपोनेंट बनेगा, एक ईस्ट की तरफ और एक साउथ की तरफ। जो साउथ की तरफ होगा वो इसमें माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगा वो बोट से ऐसा कुछ बनेगा, लगभग 23 के आसपास आएगा। ठीक है ना? तो एंगल निकालने के लिए tan थीटा का यूज करके निकाल सकते हैं। डाटा चूंकि ऐसा दिया है कि एंगल आपको थोड़ा, आपने नीट में जब आएगा तो एंगल में ऐसे वैल्यू बनेगा कि आपको 30, 45, 60, 90 के बीच का ही एंगल मिलेगा। चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए गर्ल राइडिंग ए बाइसिकल विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। चलो इसको हम लोग नॉर्थ का डायरेक्शन बनाते हैं। सी रेन ड्रॉप फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ पर एक गर्ल है जो कि नॉर्थ की तरफ जा रही है। इस डायरेक्शन में हमारा ये नॉर्थ का डायरेक्शन है,
और ये हमारी वेलोसिटी ऑफ गर्ल है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। तो इसको थोड़ा छोटा करें। ये वेलोसिटी ऑफ गर्ल है जो कि वेलोसिटी ऑफ गर्ल, और ये हमारा है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है। सीज रेन ड्रॉप फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वो जब गाड़ी मतलब साइकिल चला रही है उस समय वो रेन ड्रॉप को देख रही है, और रेन कैसा दिख रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। जब भी कोई बॉडी मोशन मतलब खुद अगर मोशन में हो और किसी बॉडी को देखोगे तो इसके रिस्पेक्ट में वो दिखाई पड़ रहा है। यानी कि ये जो हमको दे रखा है, जो रेन का फॉलिंग की डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड, वो है गर्ल के रिस्पेक्ट में। यानी जो रेन की वेलोसिटी है, रेन की जो ये है वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, ये दे रखा है। कितना दे रखा है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और इसकी वैल्यू नहीं दी है। ठीक है ना। तो देखो ये हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ गर्ल, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगी, तो इसका मतलब ये हमारा दोनों वेक्टर मिला दो तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। ये गर्ल की वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, ये हो गई हमारी रेन की वेलोसिटी। अब बोला गया ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ 20 टू 15 मीटर पर सेकेंड। अब अपनी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड कर दिया। अब उसको रेन जो अपीयर हो रही है वो एंगल 45 से है वर्टिकल से। तो अब ये पहले 5 था, अब इसकी स्पीड हम लोग कर दिए, ये 5 तो यहीं तक था, अब इसको और बढ़ा दिया, 10 और बढ़ा दिया। पहले 5 था तो अब कितना कर दिया 15, यानी कितना बढ़ा दिया गया 10, तो 10 और बढ़ा दिया गया, अब 10 यहां तक पहुंच गया। अब उसको कैसा दिखाई पड़ रहा है, रेन अपीयर टू फॉल मेकिंग एंगल 45 ऑफ द वर्टिकल। अब उसको रेन कुछ वर्टिकल डायरेक्शन से 45 एंगल बना के, ये अगर इसको वर्टिकल बोले तो ये एंगल बनेगा, ये हमारा एंगल है वर्टिकल से। कितना एंगल 45, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ, अब इसको ऐसे अपीयर हो रहा है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन, यानी ये वेलोसिटी हमको बतानी है, वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी होगी। ठीक है ना। अच्छा, ये अगर 45 होगा तो ये 45 होगा। अगर ये वैल्यू यहां से यहां तक 10 है तो इसका मतलब ये वैल्यू भी 10 होगा। tan थीटा, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस। अगर ये वैल्यू 45 है तो बेस और परपेंडिकुलर सेम होगा, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो गई। अच्छा, ये वैल्यू हमारी 10 है, ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू 5 है, तो रेन की वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन बराबर हो गया √5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ये वैल्यू कितना आ गया, √125, यानी 5√5, 5√5 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो देखो ध्यान से, पहले गर्ल जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, उसको रेन कैसे दिखाई पड़ रही है, उसको वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाई पड़ रही है। ठीक है ना, यानी इस डायरेक्शन में रेन उसको दिखाई पड़ रही है। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। ठीक, अब उन्होंने बोला कि अगर वो अपनी स्पीड 5 से 15 कर दे, यानी कितना बढ़ा दिया 10, तो कितना बढ़ गया यहाँ से 10, पहले 5 थी, अब यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से टोटल कितना हो गया 15। अब उसको रेन कैसे अपीयर हो रही है, 45 वर्टिकल से 45 डिग्री, ये इस डायरेक्शन में ये अपीयर हो रही है। तो अगर ये एंगल 45 होगा और ये वैल्यू 10 है तो ये वैल्यू भी 10 होगा, ये 10 है, ये 5 है, तो यहाँ पर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। A man standing on a road has hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain away। एक मैन है, ध्यान से देखो, एक मैन जो वो अम्ब्रेला होल्ड किया हुआ है, ये अम्ब्रेला को होल्ड किया हुआ है कितने डिग्री पे, वर्टिकल से 30 डिग्री, 30 डिग्री वर्टिकल से इसने अम्ब्रेला को होल्ड किया है। कीप द रेन अवे, इसका मतलब रेन, उसको कुछ रेन इस समय ऐसे आ रही होगी, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई, है ना। और मैन स्टैंडिंग है, यानी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ये होगा।
ही थ्रो द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। अब वो अम्ब्रेला फेंक कर मैन दौड़ने लगा, अम्ब्रेला फेंक के मैन दौड़ने लगा, और कितनी स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने लगा। ही फाइंड दैट रेन आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। तो अब वो जब दौड़ने लगा तो अब उसको ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि अगर ये ऐसे दौड़ रहा है तो अब रेन उसको वर्टिकली दिखाई पड़ रही है, ऐसे उसके हेड पे दिखाई पड़ रही है। यानी ये जो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो गया। मैन दौड़ने लगा तो अब उसको वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाई पड़ने लगा। तो एक्चुअल स्पीड यानी ये स्पीड क्या होगी? तो देखो ध्यान से, हमारे पास ये वाली स्पीड मैन की है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। इसको देखो वेक्टर में कैसे बनाया जाता है, एक बार देखो ध्यान से। वेलोसिटी ऑफ रेन का डायरेक्शन तो हमारा वही रहेगा जो पहले था, लेकिन मैन का डायरेक्शन बदल दो। तो रेन का यानी कि यहाँ पर रेन का डायरेक्शन वही रखो, मैन का डायरेक्शन बदल दो। मैन अगर इधर दौड़ रहा है तो उसको माइनस कर दो, यानी कि हम लोग इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ मैन लेंगे जो कि माइनस में लिख रहे हैं, है ना। रेन की वेलोसिटी हमारी, ये हमारी वेलोसिटी ऑफ, ये कौन सी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है। तो यहां पर जो रेन की वेलोसिटी होगी ये आएगी, ये हमारी कौन सी आएगी? वेलोसिटी ऑफ रेन। तो ये वेक्टर में ऐसे रिजल्टेंट बना लिया। चलो अब इसमें देखो ध्यान से, ये एंगल हमें दे रखा था वर्टिकल से, ये एंगल कितना है? ये एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो ये भी एंगल कितना होगा? अगर ये 30 है तो ये 30 हो गया। ठीक, हमको निकालना है एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप, इसका वैल्यू निकालना है, वी आर का वैल्यू। मैन की वेलोसिटी कितनी है? 10, मैन की वेलोसिटी हो गई 10, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये वैल्यू निकालना है, तो यानी कि ये वैल्यू निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन, तो इसको हाइपोथेनस निकालना है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया साइन थीटा से निकल जाएगा, साइन 30 इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा ये वाला bm अपॉन br, bm बाई br। साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया? साइन 30 का वैल्यू हो गया हमारा 1/2। वेलोसिटी ऑफ मैन हमारा 10 है और वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है, तो वी आर की वैल्यू हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर में सारी वैल्यू है, तो आंसर आएगा किलोमीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन होगा पहला आंसर सही होगा। तो इसको आप वेक्टर के ही कॉन्सेप्ट से सही करना, नहीं तो बहुत लंबी सवाल पड़ता है। आप डायरेक्शन बना दो, बस जो बोला जा रहा है वो करते जाओ। मैन स्टैंडिंग है और जो रेन है वो उसके 30 डिग्री पे गिर रहा है, क्योंकि उसने अम्ब्रेला जो लगाया है वो 30 डिग्री पे। तो यानी कि ये जो रेन की वेलोसिटी है वो हमारी एक्चुअल वेलोसिटी है, ये डायरेक्शन रेन का डायरेक्शन हो गया। मैन जब दौड़ने लगा तो उसको रेन वर्टिकली डायरेक्शन में दिखाई पड़ने लगा, मतलब यहाँ पर ये वर्टिकली डायरेक्शन में रेन अब ऐसे दिखाई पड़ने लगी, ठीक है ना। ये कब हुआ? जब मैन दौड़ने लगा, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो गया। और इसको वेक्टर में हम लोग क्या लिखेंगे? वी आर माइनस बी एम, और माइनस बी एम करना है तो मैन इस साइड में अगर दौड़ रहा होगा तो इसका डायरेक्शन इधर बनाएंगे और ये इसका रेन का डायरेक्शन बन जाएगा, ठीक है ना। तो वेक्टर आपको मालूम है, माइनस होने का मतलब उसका निगेटिव वेक्टर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का। क्वेश्चन में एक्स की इक्वेशन दे रखी है, वाई की इक्वेशन दे रखी है, एंगल निकालना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किस एंगल से फेंका जा रहा है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए आपको शुरुआत में मालूम होगा कि यू वाई वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी अगर मालूम है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर वेलोसिटी निकालने के लिए हमको इक्वेशन दे रखी एक्स में, एक्स एक्सिस की इक्वेशन है 18t, है ना।
ये हमारी हमारी इक्वेशन है। और x की इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी की इक्वेशन। ये x एक्सिस है तो इसको हम लोग u लिखें और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे dx बाई dt, तो ये हमारी आ जाएगी x डायरेक्शन की वेलोसिटी। डिफ्रेंशिएट करेंगे 18t का डिफ्रेंशिएशन 18 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी तरह y डायरेक्शन को देखें। यहाँ पर 2y इक्वल टू है 54t माइनस 9.8t स्क्वायर। अच्छा 2 को यहाँ पर पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दो, तो y इक्वल टू हो गया 27t माइनस 4.9t स्क्वायर। ये y की इक्वेशन हो गई। अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगी dy, यानी dy बाई dt कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे 27t का डिफ्रेंशिएशन 27 माइनस ये हो गया 9.8t। ठीक, तो हमारे पास दो वेलोसिटी आई vx और vy, vx और vy। लेकिन हमें बताना क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब होता है t इक्वल टू 0 पे, जहां पर शुरुआत का है ना, t इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। तो t इक्वल टू 0 पे यहां पर देखेंगे और t इक्वल टू 0 पे यहां पर देखेंगे, यानी इनिशियल वेलोसिटी देखें पहले। तो t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी x डायरेक्शन में होगा इसको ux बोलेंगे, जो कि 18 है। t इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर जो वेलोसिटी y डायरेक्शन में आएगी वो 27 आएगी। तो हमारे पास ux और uy का वैल्यू आ गया। uy का वैल्यू हो गया 27, ux का वैल्यू हो गया 18। ठीक है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर इसको 9 से काटे यानी 3/2 मतलब 1.5। tan phi इक्वल टू 1.5, तो tan इनवर्स 1.5 इसका राइट आंसर होगा। आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 12। टू प्रोजेक्टाइल ए एंड बी थ्रोन विद स्पीड इन द रेशियो 1:√2 एक्वायर्ड द सेम हाइट। क्वेश्चन में सेम हाइट दे रखा है। इफ ए इज थ्रोन एट एंगल ऑफ 45 विद हॉरिजॉन्टल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी, बी का एंगल निकालना है। क्वेश्चन में हाइट सेम है, तो हाइट का फार्मूला आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में मालूम है, यू वाई का स्क्वायर बाई 2g ये होता है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माई अपॉन 2g। ये हमारा हाइट का फार्मूला हो गया। ठीक है, हाइट थीटा एंगल पे, और एक एंगल 45 लेना है, एक एंगल थीटा लेना है, यानी कि h1 अगर हम लोग देखें तो ये हो गया u1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g, और अगर h2 देखें तो u2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये थीटा का वैल्यू निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, h1 h2 कट जाएगा क्योंकि ये वैल्यू सेम हाइट है, तो ये कट गया, 2g से 2g कट गया। ठीक है ना, ये वैल्यू हो गया u1 का स्क्वायर बाई u2, u1 अपॉन u2 का स्क्वायर साइन 45, ये स्क्वायर करेंगे 1/√2 स्क्वायर करके 1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर u1 और u2 का स्क्वायर ये दे रखा है 1/√2, स्क्वायर करेंगे 1/2 बचेगा, 1/2 और ये 1/2 नीचे आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, तो 1/4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो अगर यहाँ पर देखें तो इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1/4, तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया 1/2, तो थीटा इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। आंसर होगा सी, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना था। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ए सर्कुलर मोशन, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इज अ 1 डायमेंशन मोशन, सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशन मोशन आपको मालूम है, इज अ 2 डायमेंशन मोशन बिल्कुल सही। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेरिएबल वेक्टर। हाँ, यहाँ पर 2 वेक्टर होते हैं, एक एक्स एक्सिस वाला हम लोग लिखते हैं और एक वाई एक्सिस, है ना, और ये जो आर को लिखते हैं ऐसे, अगर मान लो तो ए साइन, चलो ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस थीटा आई
प्लस ए साइन थीटा जे, ये हमारा कहलाता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर दो वेरिएबल वेक्टर होते हैं, उनको रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हम लोग देखें तो जैसे ये मान लो वेलोसिटी है, तो ये हमारा फोर्स कहलाएगा। वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, है ना। सर्कुलर मोशन में फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ व्हेन इट मेक्स 60 डिग्री एट सेंटर। तो अगर सर्कुलर मोशन में की बात की जाए तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कितना मूव कर गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री मूव करे, इसका रेडियस कितना है, चलो इसका रेडियस आर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पर 2r साइन थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है। सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट निकालने का ये डायरेक्ट फार्मूला आपको यूज करना है, ठीक है ना। वैल्यू पुट करते हैं 2r साइन और 60/2 मतलब साइन 30। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा r। ऑप्शन करेक्ट होगा सेकंड, r इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट मास मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ऑफ 10 मीटर विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड। देखो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 रेडियन पर सेकेंड लिखा है, यानी यूनिट पे ध्यान दें, रेडियन पर सेकेंड, यानी ये ओमेगा दे रखा है ना। अगर ये हर्ट्ज होता तो ये f दिया होता, और क्वेश्चन में π/8 दिया। इनिशियली एट द पॉइंट वाज एंड y एक्सिस, तो ये अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो पार्टिकल शुरू में कहां पर है, पार्टिकल शुरू में y एक्सिस पे है। शुरू में पार्टिकल t=0 पे पार्टिकल यहाँ पे है, इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे है, y एक्सिस पे। अब यहाँ से ये घूम गया कितना, π/8, ये हमें बताना है π/8, और रेडियस इसका 10 है, तो इसका मान लेते हैं घूम के यहाँ पहुंच गया, कितना एंगल लेंगे, थीटा, ठीक है ना। थीटा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा टी। ओमेगा का वैल्यू क्वेश्चन में है 2 रेडियन, और टाइम दिया है कितना, π/8 सेकेंड, तो π/8 करेंगे तो ये वैल्यू आ गया π/4। π/4 का मतलब हुआ 45, यानी कि ये एंगल कितना बन गया, 45 डिग्री। 45 डिग्री घूम गया, ठीक है ना। ये हमारा हो गया पॉइंट P, इसको P मान लिया। अब देखो यहाँ पर इसका दो कंपोनेंट आएगा, इस P के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो इस साइड में इसको क्या बोलेंगे px, और इस डायरेक्शन में कौन सा आएगा py। इसको एंगल इधर होगा, ये x हो गया, ये y, दो कंपोनेंट बनेंगे। तो इस डायरेक्शन वाले को हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा यहाँ पर रेडियस r है तो r cos, चलो इधर जिधर एंगल होता है उधर बनेगा साइन थीटा, नहीं जिधर एंगल होगा उधर, देखो ये r है तो इधर क्या बनेगा r cos थीटा, कितना एंगल 45, इधर का r साइन थीटा, तो r साइन 45, ठीक है। तो अब चलो इसका हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में, पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर है यहाँ पर, तो o, इसको o माने तो पोजीशन वेक्टर OP, OP का वैल्यू क्या हो जाएगा, r cos 45 प्लस r साइन 45। r यहाँ पर कितना है 10, 10 हो गया, cos 45 का वैल्यू 10/√2, और ये किधर है j में, प्लस 10/√2, और ये वैल्यू किधर है i में, i कैप। तो अगर हम लोग कॉमन ले लें 10/√2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आंसर आएगा i कैप प्लस j कैप। 10/√2, 10/√2 को क्या लिख सकते हैं, इसको 5 × 2 लिख सकते हैं, यानी 5√2 i प्लस j कैप, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन अच्छे हैं भाई, तो एक बार जरूर ट्राई करना, अच्छे क्वेश्चन सब एनसीईआरटी बेस्ड हैं, और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज एग्जाम्पलर से ही ये क्वेश्चन निकाले हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। A particle is moving with a constant speed v in a circle. What is the magnitude of average
वेलोसिटी आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन, आधे रिवोल्यूशन में बताना एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, हाफ रिवोल्यूशन का मतलब हुआ पार्टिकल पहले इधर था, इसकी वेलोसिटी मान ले v, और जब पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गए इसकी वेलोसिटी स्पीड हो गई v। यहाँ पर हाफ रिवोल्यूशन में एवरेज वेलोसिटी, तो v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी को लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और इसमें कितना समय लगा। डिस्प्लेसमेंट बोलो, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट ये 2r होता है, और यहां पर टाइम कितना लगेगा। अच्छा, पूरा टाइम अगर देखें, टाइम ऑफ सर्कुलर मोशन का टाइम t बराबर 2πr अपॉन v, ये तो टोटल टाइम है। आधे चक्कर में कितना समय लगेगा, पूरे चक्कर का t है तो आधे चक्कर का t/2 लगेगा, t/2, ठीक है। तो 2r t/2 करेंगे तो t/2 करेंगे 2 कट जाएगा, πr/v, πr/v, ठीक है। r से r कट गया, आंसर होगा 2v/π, इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट मतलब बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, अब चलो थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ी इसकी भी प्रैक्टिस करके जाना है। द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मे बी थॉट ऑफ एज द रिजल्टेंट ऑफ टू सेपरेट साइमल्टेनियसली अकरिंग कंपोनेंट ऑफ मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन दो साइमल्टेनियसली मोशन है जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। बिल्कुल सही है। देखो, जैसे इस डायरेक्शन में मोशन है एक्स एक्सिस में और इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस, तो दोनों एक्सिस में जो मोशन है उनका जो रिजल्टेंट होता है वही प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है, ठीक है ना। तो इसको सेपरेटली हम मान सकते हैं कि एक्स और वाई डायरेक्शन में अगर सेपरेटली जो मोशन कर रहा है वो उसका उसी का प्रोजेक्टाइल मोशन रिजल्टेंट है, ठीक है ना। तो इन दोनों मोशन का रिजल्टेंट प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा है क्रिश्चियन हाइजेन हु फर्स्ट स्टेटेड इंडिपेंडेंसी ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। हाइजेन ने वेव फ्रंट थ्योरी दी थी भाई, वेव फ्रंट थ्योरी से ये नाम रिलेटेड है भाई। कौन? हाइजेन वेव फ्रंट थ्योरी, है ना। तो ये तो यहाँ पर गलत हो गया, सेकंड वाला गलत है। थर्ड को देखते हैं। इन प्रोजेक्टाइल मोशन one component is along horizontal direction without any acceleration and the other along the vertical direction with constant acceleration due to force of gravity। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन होता है, इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी ux होती है ना, ये कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट क्यों होती है? क्योंकि इस डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन होता है 0 होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है x डायरेक्शन में। जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है uy, है ना, इस डायरेक्शन में क्या होता है? रिटार्डेशन होता है आधी दूरी तक, और मैक्सिमम हाइट के बाद ये एक्सीलरेट होता है। और इस डायरेक्शन में आपको मालूम है कि जो एक्सेलेरेशन होता है वो ऑलवेज कैसा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, नहीं। तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये बिल्कुल बात सही है, यानी कि पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला, यहाँ पर मैचिंग कराना है। तो नीट में मैचिंग के भी आते हैं, मतलब नीट में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पे आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है ना। स्टेटमेंट वाइज, ट्रू फॉल्स वाइज, और न्यूमेरिकल और मैचिंग के, ठीक है ना। फ्री फॉल का मोशन कैसा होगा? वन डायमेंशन। फ्री फॉल कैसा मोशन होता है? वन डायमेंशन मोशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशन मोशन होता है, 2D मोशन होता है प्रोजेक्टाइल। सर्कुलर मोशन ये भी 2D होता है। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट रोड ये भी वन डायमेंशन मोशन होता है। यानी कि यहाँ पर ए और डी इनका क्या होगा? 1 होगा, और बी और सी का 2 होगा। किस ऑप्शन में है? ए और डी का 1, ए और डी का 1, तो डी का 1 यहाँ पर है, ये तो नहीं होगा। डी का 1, ए का 1, ए का 1, डी का 1, ठीक है। और बी और सी का 2 होगा, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा भाई, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला, एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा अगर वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे और वेक्टर बी इक्वल टू आई माइनस जे, इनके बीच का एंगल। यानी कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो हम लोग हमेशा
कॉस यानी कि डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो अगर दो वेक्टर है ए और बी तो हम लोग इनका डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे ए डॉट बी, और ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। जो थीटा होगा वही ए और बी का एंगल होगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ए डॉट बी करेंगे आई डॉट आई का मतलब हुआ 1, ठीक है। तो ये हो गया आई डॉट आई को पहले आई से मल्टीप्लाई करो, तो आई डॉट आई 1 हो गया, जे प्लस जे माइनस 1 हो गया अपान मॉड ऑफ ए का मॉड हो गया अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2, और बी का मॉड क्या हुआ √2। तो ऊपर तो 0 आ गया, नीचे 2 आ गया, 0/2 मतलब 0, यानी cos थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा क्या होगा 90 डिग्री, तो एंगल क्या आ जाएगा 90 डिग्री, सेकंड ऑप्शन होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है भाई। ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए आंसर करना है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन गलत इसलिए करते हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मान लेते हैं। सर्कुलर मोशन आपको जब भी दिया हो तो आप ध्यान रखें कि यूसीएम के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नॉन यूसीएम के लिए पूछ रहे हैं कि सर्कुलर मोशन के लिए पूछ रहे हैं। पहले तो इसमें अंतर समझ में आना चाहिए। सर्कुलर मोशन इन दोनों मोशन को बोलते हैं। यूसीएम एक अलग यहाँ पर प्रॉपर्टीज शो करता है, नॉन यूसीएम अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। क्वेश्चन यूसीएम से पूछा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी जिसको स्पीड बोलते हैं, स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ट्रू है। यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट होता है भाई, स्पीड क्या होगा कांस्टेंट होगा, जबकि नॉन यूसीएम में स्पीड वेरी करेगा। स्पीड क्या करता है वेरी करता है, तो ये बात सही है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, पार्टिकल वेलोसिटी रिमेन डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। तो जब भी यूसीएम हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल होती है, इस डायरेक्शन में है ना, ऐसे इस डायरेक्शन में, और ये परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर होता है, बिल्कुल सही है, परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर होता है, ये भी सही है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेशन कीप्स चेंजिंग एज पार्टिकल मूव्स। देखो डायरेक्शन, देखो इस डायरेक्शन में सेंटीपिटल एक्सेशन लगता है, यूसीएम में एक ही एक्सेशन होता है सेंटीपिटल, जो कि किधर लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर। अगर यहां पर देखेंगे तो टुवर्ड्स द सेंटर। डायरेक्शन देखो ध्यान से बदल रहा है, डायरेक्शन सेंटर की तरफ है लेकिन इसका डायरेक्शन बदल रहा है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेशन कीप्स चेंजिंग, बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग। एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर है, और एक्सियल वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। अगर ऐसे चल रहा होगा तो इसका डायरेक्शन हमेशा यही रहेगा, डायरेक्शन यहाँ पर चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन क्या होगा चेंज नहीं होगा। तो ये फॉल्स है, तो 3 सही हो गए, पहला दूसरा तीसरा, चौथा गलत है, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। फॉर 2 वेक्टर ए एंड बी मॉड ऑफ ए प्लस बी तो इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, ऑलवेज ट्रू व्हेन, ये वैल्यू कब हमेशा सही होगा, ऑलवेज कब सही होगा। पहला है ए बराबर बी, जब ए और बी बराबर हो जाए और 0 ना हो। चलो चेक करते हैं, ए और बी अगर बराबर करते हैं तो ए की जगह बी, तो इसको 2a लिख सकते हैं, और a और b अगर बराबर हो तो 0 हो गया, तो 2a बराबर 0 आ गया। तो ये तो गलत हो गया भाई, गलत हो जाएगा, पहला नहीं होगा। a इज परपेंडिकुलर टू b, है ना, a क्या b के परपेंडिकुलर होगा, इसको चेक करेंगे। a प्लस बी मॉड है ना, तो इसका मॉड का वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये इसका मॉड हो गया। a माइनस बी का मॉड लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये a स्क्वायर 0 हो जाएगा, इधर आके b स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये 4ab cos थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा, 4ab cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यानी
अब दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर उनके बीच का एंगल 90 है तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बिल्कुल सही है, बी सही है भाई। ए बराबर बी डज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी पैरेलल और एंटी पैरेलल, ये तो गलत हो गया, परपेंडिकुलर होना चाहिए। व्हेन आइदर ए और बी इज 0। अच्छा, इनमें दोनों में से चेक करते हैं, ए को 0 कर दें तो अगर इसको 0 कर दिया तो बचा बी, ए को 0 करेंगे तो ये माइनस बी होगा, लेकिन मॉड बोला गया है तो मॉड का मतलब हुआ बी, ये भी सही हो जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा भाई, मॉड है ना, तो मॉड में अगर 0 करेंगे तो ये वैल्यू डायरेक्शन मतलब माइनस हटा देंगे, तो ए यहां पर दो आंसर सही होगा, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 22, द सीलिंग ऑफ हॉल इज 30 मीटर हाई, ए बॉल इज थ्रोन 60 मीटर पर सेकेंड, एंगल दिया है थीटा, सो दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मे बी कवर्ड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देखो जैसे अगर हमको यहाँ बॉल को फेंकना है, ये सीलिंग है, तो सीलिंग से टच करते हुए बॉल जाए और मैक्सिमम दूरी तक जाए, तो एंगल निकालना है क्वेश्चन में, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये एंगल निकालना। हाइट का फार्मूला आपको मालूम है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्वेश्चन में हाइट दिया है 30, यू स्क्वायर की वैल्यू 60 है, तो स्क्वायर करेंगे 60 इंटू 60, साइन ये मालूम नहीं, एंगल निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, 2 इंटू जी की वैल्यू 10 रख देते हैं, 0 से ये कट गया, ठीक है, ये 30, ये 30 से 30, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/6, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√6, 1/√6 राइट आंसर होगा सेकेंड, ठीक है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ये तो नीट में आया हुआ है, PYQ है, PYQ का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में बोला गया एक प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम ए सरफेस ऑफ अर्थ विद वेलोसिटी, एक अर्थ के सरफेस से फेंका जा रहा है, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लेनेट, दूसरे प्लेनेट से फेंका जा रहा है, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है और सेम एंगल है, और फॉलो ए ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो देखो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, सब कुछ सेम है, बस क्या अंतर है, वेलोसिटी और g का वैल्यू, यानी g/u का स्क्वायर, ये हमारे क्वेश्चन में कांस्टेंट है। ट्रेजेक्ट्री कांस्टेंट, ट्रेजेक्ट्री सेम कब होगी, जब g और u का वैल्यू सेम हो, एंगल तो सेम दे रखा है, तो ये सारी वैल्यू सेम है, तो यानी g/u कर दें। चलो अगर अर्थ के प्लेनेट पे देखें तो g का वैल्यू 9.8 है, g का वैल्यू क्या रखेंगे 9.8, और वेलोसिटी कितना है 5 का स्क्वायर 25, g की वैल्यू निकालनी है हमें कहाँ पर, प्लेनेट पे, और इसकी वेलोसिटी दिया है 3, ठीक है, तो g प्लेनेट पे g का वैल्यू कितना आ जाएगा 9.8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है ना, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 3.5 आएगा, 3.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन 24, इसमें पहचानना है आपको कौन सा ग्राफ सही है, वेक्टर बने हुए हैं, ध्यान से देखो भाई, चलो देखो ध्यान से, वेक्टर में अगर आपने ट्रायंगल लॉ पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, पहले को देख लेते हैं, ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी जुड़ा हुआ है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, लेकिन रिजल्टेंट उल्टा दे रखा है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये होना चाहिए, तो पहला गलत हो गया भाई, रिजल्टेंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, ये डायरेक्शन होता तो सही हो जाता, तो पहला गलत हो गया। चलो दूसरा देखते हैं, वेक्टर यहाँ पर, अच्छा यहाँ से स्टार्ट करें, ये वेक्टर आर हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, तो वेक्टर ए इधर दे रखा है, वेक्टर बी का डायरेक्शन यहाँ रिवर्स होना चाहिए, यहाँ पर वेक्टर बी का डायरेक्शन अगर ये होता तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
तो ये रिजल्टेंट हो जाता है, तब सही होता है। दूसरा भी गलत है। तीसरा देखते हैं भाई। तीसरे में वेक्टर ए इधर दे रखा है, वेक्टर बी इधर दे रखा है और रिजल्टेंट ये बना है। तो वेक्टर ये तो बिल्कुल गलत हो गया भाई, है ना। ये क्या हो गया, गलत हो जाएगा। इसको चेक करते हैं। हाँ अब देखो ध्यान से, वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी लगा और पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाएंगे तो रिजल्टेंट बनेगा। तो ऑप्शन चौथा सही होगा। बिल्कुल ध्यान से देखो। अच्छा अगर इक्वेशन में लिखना होता तो कैसे लिखा जाता? तो वेक्टर, इसको पहले में देखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये वेक्टर कैसा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर आर इक्वल टू 0 आ जाता। इस पहले इक्वेशन को ऐसे लिखते। ये साइक्लिक बन रहा है, देखो ध्यान से। तो साइक्लिक वेक्टर अगर बन रहा है तो इसका मतलब रिजल्टेंट यहाँ पर सबको वेक्टर सम करेंगे 0 के बराबर आएगा। यहाँ पर देखो क्या लिखते, वेक्टर ए, इसको ऐसे लिखते, वेक्टर आर प्लस वेक्टर बी, वेक्टर आर प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए, ये होता। ठीक है ना। तो ऐसे इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ये एक फिगर को इक्वेशन के फॉर्म में बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा न्यूटन लॉ मोशन के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया दो मास हैं, एक 1 किलोग्राम के, एक 2 किलोग्राम को, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग से यहाँ पर जोड़ दिया गया। अभी दोनों मास रेस्ट में है, इस मास आर फ्रॉम रेस्ट। अब बताना है क्वेश्चन में, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय 2 किलोग्राम मास इन 2 सेकेंड। 2 किलोग्राम मास कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 सेकेंड में। अच्छा शुरू में रेस्ट में है, जैसे इसको छोड़ोगे तो ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा। कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए पूछा गया है। 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में है, शुरू में सब क्या है, रेस्ट में है। अच्छा जैसे ही छोड़ोगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की जाएगा। तो नीचे जब जाएगा तो इसका एक्सेशन कितना होगा? तो स्ट्रिंग में एक्सेशन कैसे निकालते हैं? जो मास नीचे जा रहा है वो कितना है, 2 किलोग्राम। जो मास ऊपर जा रहा है उसको माइनस कर देंगे, है ना, डिवाइड करेंगे सम ऑफ मास, दोनों मास को जोड़ देंगे, यानी 1 + 2 × क्या करेंगे, g। तो यह कितना आ गया, g/3। g/3 मतलब हुआ 10/3, यानी कि ये जो मास है वो कितने एक्सेशन से नीचे जा रहा होगा, ये 2 किलोग्राम a, यानी कि 10/3 से नीचे जा रहा है। डिस्टेंस निकालना है, x बराबर ut + ½ at², ये ना। u की वैल्यू इनिशियली 0 है, रेस्ट में है, हाफ। एक्सेशन का वैल्यू 10/3 है। टाइम का वैल्यू क्वेश्चन में 2 सेकेंड, स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, आंसर आएगा 20/3। 20/3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये PYQ का क्वेश्चन है। यहाँ पर सभी के मास सेम है, सारे मास सेम है। अगर ये नीचे जाएगा तो पूछा गया है कि डाउनवर्ड एक्सेशन की वैल्यू क्या, डाउनवर्ड एक्सेशन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो भाई, एक्सेशन क्या होता है, नेट फोर्स F नेट डिवाइडेड बाई टोटल मास, F नेट डिवाइडेड बाई टोटल मास। अब नेट फोर्स देखो ध्यान से, तो एक तो ये जो इसका फोर्स लगेगा m1g नीचे की तरफ। अच्छा इसमें रिटार्डिंग फोर्स, चूंकि ये सरफेस कैसा है, फ्रिक्शन है, तो इसका मतलब इधर इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पर फ्रिक्शन 2, और ये भी फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू आर से निकाला जाता है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं म्यू इंटू n2। इसके लिए म्यू इंटू n1 लिखेंगे। अच्छा दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, यानी यही अपोज करेगा, तो ये मोशन का डायरेक्शन इधर है, और ये जो फोर्स है मोशन के अपोजिट है, तो यानी यहाँ पर जो फोर्स होगा वो घट जाएगा। तो ये वाला चलाने वाला फोर्स है m1g, और जो इसको रोकने वाले फोर्स हैं वो 2 हैं, F1 फ्रिक्शन फोर्स और F2, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनको जोड़ दिया, डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो m1 + m2 + m3। अब यहाँ पर आते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, म्यू इंटू n किससे, म्यू की वैल्यू दोनों के लिए सेम हो गया, और n को देखो ध्यान से, तो नॉर्मल यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर n लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन n2, और इसका m2g हो जाएगा, यानी कि n2 की वैल्यू
m2g होगा, और यहाँ पर n1 की वैल्यू क्या होगा, m3g, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे n2 की जगह m2g, और यहाँ पर म्यू n1 की जगह m3g, ठीक। तो यहाँ कॉमन ले लेंगे, m1g माइनस m1g माइनस f1, देखो ध्यान से दोनों को जोड़ रहे हैं, तो म्यू m2g प्लस म्यू m3g डिवाइडेड बाई सारे मास हैं m1 प्लस m2 प्लस m3g। अच्छा, सभी मास सेम है तो नीचे 3m आएगा, ऊपर जितने मास हैं वो यहाँ पर देखो कट जाएंगे, और मास यहाँ पर कट के क्या बनेगा, ऊपर का मास mg लिखेंगे माइनस ये वाला m और ये वाला m और g कॉमन लेके, देखो ध्यान से ये फ्रिक्शन दिया है, हाँ फ्रिक्शन सेम, तो ये वैल्यू जुड़ जाएगी, तो 2 म्यू mg आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 3m, ठीक है। तो यहाँ m से m कॉमन होके कट जाएगा, बचेगा हमारा g कॉमन ले लेते हैं, g 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाई 3, g 1 माइनस 2 म्यू बाई डिवाइडेड बाई 3, तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर दो मास यहाँ कनेक्टेड हैं, और जब ये इसको खींचेगा तो इधर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, तो ये अपोज करेगा, मोशन का डायरेक्शन नीचे की ओर है, और ये अपोजिंग फोर्स है, नेट एक्सेशन होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। 3 इक्वल वेट है ए बी सी, इसका मास m मान लिया, इसका मास m मान लिया, तीनों का मास m। क्वेश्चन में बोला जा रहा है टेंशन निकालने को, और सभी का मास है 2 किलोग्राम, सभी 2 किलोग्राम के हैं। अच्छा, जैसे इसको छोड़ोगे तो ये नीचे की ओर जाएगा, ये ऊपर भागेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग बी एंड सी, यहाँ पर टेंशन बताना है इस बी और सी पे, चलो इसको T2 लिखेंगे, और A और B के बीच में टेंशन जो है उसको T1 लिखेंगे। हमको ये वाला टेंशन बताना है, ठीक है ना। तो देखो टेंशन कैसे निकालते हैं, एक तो FBD से निकालते हैं, लेकिन उसको निकालने में टाइम लगेगा, हम तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। T2 निकालना है, ठीक है। इधर जो भी मास दिया है उसको डबल कर दो, इधर वाले मास को इसके अपोजिट, जिधर पूछा गया है उसके अपोजिट साइड को देखो, तो इधर का मास जो भी है उसको डबल करो, 2 मास ऑफ ए हो गया है ना, 2 मास ऑफ ए इनटू मास ऑफ सी डिवाइडेड बाई टोटल मास एम ए एम बी प्लस एम सी इंटू जी, ये कर दो, बस आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, 2 सभी का मास 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ये हो गया 6 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 9.8। चलो इसको करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये हो गया, ये 4 हो गया, 4 से करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, ये हो गया 38.2 डिवाइडेड बाई 3, लगभग ये आ जाएगा 13 के आसपास, ठीक है। तो राइट आंसर इसका होगा 13। अगर जी रखोगे, अगर जी का वैल्यू 10 रखोगे तो आंसर, अब यहाँ पर जी का वैल्यू अगर 10 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 13.3। अगर जी नहीं दिया है तो मतलब इसको 9.8 रखना है, तो 9.8 रखोगे तो आंसर 13 आएगा। जब भी क्वेश्चन में जी ना दिया हो तो इसका मतलब वहाँ 9.8 रखना है। जब क्वेश्चन में बोल देते हैं जी बराबर 10 तो ही हम लोग जी रखते हैं 10, नहीं तो फिर नियर अबाउट आंसर निकालना पड़ेगा। तो अगर नहीं दिया तो 9.8 रखेंगे तो आंसर हमारा 13 आएगा, और अगर 10 रखेंगे तो आंसर आएगा 13.3। चलिए यहाँ पर दिया है ए कांस्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। ए कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स 50 न्यूटन अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ मैन 20 किलोग्राम मूविंग इनिशियली विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। स्लो लॉन्ग डज द बॉडी टेक रिवर्स इट्स वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी कब चेंज होगी। तो अगर देखो यहाँ टकराए, पहले ऐसे चल रहा हो और ये टकरा के ऐसे चला जाए, तो चेंज होने का मतलब है कि यहाँ पर फोर्स लगे, यानी कि जो फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम कब चेंज होगा, जब उस पर फोर्स लगे, यानी F इंटू डेल्टा टी बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम। तो ये यहाँ से टकराया होगा तभी तो रिवर्स हुआ होगा। तो M फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसको लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी देखना होगा,
तो फाइनल मोमेंटम हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, जितनी वेलोसिटी से गया उतने से ही लौट गया, तो वेलोसिटी यहाँ पर दोनों की सेम हो जाएगी। तो ये आ जाता है माइनस का 2mv। ये मॉड वैल्यू आती है चेंज इन मोमेंटम की, है ना, F इंटू डेल्टा टी। बस हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, टाइम की वैल्यू। फोर्स की वैल्यू दे रखा है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर वैल्यू होगी डेल्टा टी बराबर हो गया 2mv/f। 2 मास का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 20, वेलोसिटी की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, 0 से इसको काट दें, 5 से ये 3 हो गया, और 3 2 जा 6 2 जा 12 सेकंड इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, तो जरूर ध्यान से करके जाना। ये भी देखो ध्यान से, ए बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज एक्टेड अपॉन बाई 2 परपेंडिकुलर फोर्स 8 न्यूटन। एक बॉडी है, उस पर 2 फोर्स लग रहे हैं परपेंडिकुलर, एक 8 न्यूटन का और एक 6 न्यूटन का। तो मान लेते हैं ये 2 फोर्स लग रहे हैं। हमको क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड बताना है एक्सेशन का, तो इस पे एक्सेशन क्या होगा, एक्सेशन होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो इसका मास अगर m है तो इसको देखो ध्यान से, तो यहाँ पर F नेट क्या होगा, 2 फोर्स परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट निकालना होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा F आ गया √8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, और ये कितना होगा 64 प्लस 36 मतलब 100, तो √100 को लिख सकते हैं 10। तो एक्सेशन का वैल्यू आ जाएगा 10 बाई मास है 2, मास है 5, तो 5 2 जा 10 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेशन आएगा। और ये एक्सेशन की डायरेक्शन होगी, जिधर फोर्स रिजल्टेंट फोर्स होगा उधर ही एक्सेशन आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, ये भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है भाई। ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्म विद 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक ट्रक है जो कि यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, और इसका एक्सेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। अब ये 10 सेकेंड तक आगे गया, तो t इक्वल टू 10 सेकेंड पे अब क्या हो गया, ये जो ट्रक है या गाड़ी जो है, ड्रॉप ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्रक। ये टॉप से एक यहाँ से स्टोन को ड्रॉप करेगा। ठीक है, यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप कर रहा है जो कि 6 मीटर हाइट है। ग्राउंड से कितने मीटर हाइट है, 6 मीटर। तो 6 मीटर हाइट से इसको यहाँ पर ग्राउंड पे छोड़ रहा है। व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेशन ऑफ द स्टोन एट t इक्वल टू 11 सेकेंड। t इक्वल टू 11 सेकेंड पे हमको बताना है वेलोसिटी क्या हो जाएगी और एक्सेशन क्या होगी। अब जैसे ही देखो 10 सेकेंड में पहले तो यहाँ वेलोसिटी निकाल लो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोलती है, तो u की वैल्यू 0 है, तो b की वैल्यू होगा u प्लस 80। u 0 है, a की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 2, टाइम है 10, तो ये तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई, यानी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारी कितनी है, 10 सेकेंड बाद 20 ही रहेगी। अब स्टोन नीचे गिर गया तो इसको y डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी होगा uy प्लस gt, क्योंकि यहाँ पर तो एक्सेशन लगेगा नहीं, g की वैल्यू लगेगी। uy तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, 0 होगा, g का वैल्यू 10 है, टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा। अब देखो पूछा क्या गया है, वेलोसिटी एंड एक्सेशन ऑफ द स्टोन एट 11 सेकेंड, 11 सेकेंड पे बताना है। तो इस ये वाली वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, इधर तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, तो ये 11 सेकेंड बाद भी इसकी वेलोसिटी 20 रहेगी। लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी, 10 सेकेंड में जब यहाँ छोड़ा गया 10 से 11 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो g की वैल्यू चूंकि जब एयर में आ जाएगा तो यहाँ पर एक्सेशन g के बराबर लगेगा। टाइम कितना रखेंगे, 10 सेकेंड में छोड़ा गया और कितने में पूछा गया, 11 सेकेंड में, इंटरवल कितना हुआ 1 सेकेंड, यानी टाइम लगना है 1 सेकेंड, तो ये हो गया हमारा 10, तो ये 20 इधर आ गया 10, तो रिजल्टेंट हमारा आ जाएगा ये वाली v √20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू 20 का स्क्वायर 400, 10 यानी √500, √500 इसकी वेलोसिटी आएगी। तो 11 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी √500, इसको लगभग 22.4 लिख सकते हैं। तो आंसर इसका वेलोसिटी का आ जाएगा 22। और पूछा गया है एक्सेशन क्या होगा, एक्सेशन ऑफ स्टोन, स्टोन कहां पर है, एयर में, और कोई भी बॉडी अगर एयर में आ गई तो उसका एक्सेशन कितना होता है, g के बराबर, यानी आंसर होगा फर्स्ट। ये भी नीट में अभी ऐसा ही क्वेश्चन आया था नीट में, ठीक है ना, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो
ये था आज का सेशन और उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, कल टेस्ट है आपका मॉर्निंग में और फिजिक्स में जो टॉपिक आज कराया गया उसी का टेस्ट है, पढ़ के आइएगा, अच्छे से टेस्ट दीजिएगा। और रोज अब हम लोग कोशिश करेंगे एक वीडियो डालने की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, जिससे कि आपका रिवाइज होता रहे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहे और आपकी तैयारी अच्छी रहे। ठीक है ना? कमेंट करके आप जरूर इसको बताइएगा सेशन कैसा लगा, और लाइक करिएगा, सपोर्ट करिए, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कराएंगे। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।